यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। पागलपन की तरह था। तो कई दिन हो गए, वो बाई चांस फिर एक दिन आमिर खान का फिर फोन आ गया मैनेजर का। उन्होंने कहा कि कौशल जी, आपके बगैर हमारा ये एपिसोड नहीं जाएगा। तो मैं मुझे समझ नहीं आया। मैंने मुकेश को कहा कि ये कर रहे हैं। तो मुकेश के साथ मेरे और मेरे हस्बैंड के ऐसे संबंध है कि मुकेश डिसीजन का मेरे ऊपर छोड़ते हैं। मतलब आई एम ऑलवेज द डिसीजन मेकिंग फॉर माई सेल्फ। मेरा अधिकार होता है कि मैं क्या करूं। सलाह देते हैं वो, लेकिन निर्णय मैं करती हूँ। तो इस मामले में हम दोनों एकदम लिबरल हैं। उनका जब काम होता है वो डिसीजन लेते हैं, हम सलाह देते हैं एक दूसरे को, थोपते नहीं है डिसीजन। कराने में फिर मुझे कई बार मतलब कहा गया कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक दिन का स्टूडियो है और अगर आप हमारे स्टूडियो में नहीं आते तो हमारा ये एपिसोड नहीं जाएगा। तो मुझे अंदर से बड़ा वो लगा। तो मैंने कहा किस दिन है स्टूडियो खाली। उन्होंने जिस दिन स्टूडियो का नाम बताया कि उस दिन खाली है, उस दिन बाई चांस मुझे एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाना था। अच्छा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं किसी अपने यहाँ नेशनल था ही, किसी स्टेट पे गई थी, शायद चेन्नई में गई थी या कहीं और, मुझे अब याद नहीं आ रहा। मुझे प्रोग्राम में जाना था और मेरी फ्लाइट ही इवनिंग की थी। अगले दिन वो स्टूडियो में बुला रहे थे, कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप एक काम कीजिए, आप जैसे यहाँ पहुंचेंगी दिल्ली, तुरंत बाद 2 घंटे बाद हम फ्लाइट करवा देते हैं, आप फ्लाइट पकड़ के आ जाइए। रात को हम मतलब आप पहुंचेंगे और सुबह हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो इतना टाइट टाइम था। मैंने कहा ठीक है, चलिए करते हैं ऐसा। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम से पहुंची एयरपोर्ट पे, मैंने मुकेश को एयरपोर्ट पे ही बुलाया। मैं और मुकेश दोनों एयरपोर्ट पे गए और हम बॉम्बे पहुंचे। वहां वो लोग मुझे लेने आए आमिर खान के साथ। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट थोड़ी सी देर तक तो एक हंसी सी भी आई मुझे, और वो इसलिए आई कि वो इतने बड़े कप में चाय पी रहे थे। तो मुझे हंसी इसलिए आई अंदर से, क्योंकि इनफैक्ट एक सीक्रेट बताऊं, मैं भी चाय इतने बड़े गिलास में ही पीती हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब मुझे अच्छा लगता है। हम असल में आदतें छूटती नहीं ना बचपन की। बिल्कुल। जब गांव मतलब मेरे घर में हम लोग सुबह चाय के साथ रोटी खाते थे, बिल्कुल, या पानी में चीनी डाल के रोटी खाया करते थे, सब्जी हुआ नहीं करती थी। तो वो आदत बनी हुई है मेरी। आज भी मैं चाय पीती हूँ तो भर के गिलास पीती हूँ, कप से बातें नहीं बनती। तो जैसे ही मैंने आमिर खान को इतने बड़े कप में देखा तो मुझे हंसी आ गई। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ कौशल। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रही हूँ। मतलब इतनी सामान्य, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं आमिर खान के सामने बैठी। ये ऑफ रिकॉर्ड की बता रही हूँ। मतलब इतने जेन्युइन, इतने मतलब कोई औपचारिकता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे आप और हम बैठे हैं आमने सामने, बिल्कुल। और मतलब थोड़ी सी देर में ही मतलब ऐसे लगा कि जैसे हमारे ये बड़े भाई हैं। अच्छा, जैसे बड़ा भाई बहन के साथ बैठ के बात करता है ना, घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, मतलब एकदम ऐसी चीजें जैसे मेरा भाई पूछता है कि और मायके मतलब तुम्हारे ससुराल में सारे ठीक ठाक हैं, घर पे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की, ये वो। मतलब मुझे मतलब एकदम फैमिली जैसे लगे कि जैसे मेरे घर का बड़ा भाई मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। सामने बैठ के बात। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कौशल जी, हम फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम सीधा स्टूडियो पे मिलते हैं। तो मतलब वो इतने इस तरीके से बात की मेरे साथ कि जैसे बिल्कुल मतलब मुझे झिझक ही ना हो कि मैं आमिर खान के सामने बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं भूल ही गई थी कि मैं इनके सामने बात कर रही हूँ, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो बैठा हुआ है। खैर थोड़ी सी देर के बाद हम सीधा मैं और आमिर खान स्टूडियो पे गए। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। वो मतलब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले जैसे बाल वाल ठीक करते हैं ना सारा, तो मुझे तो एक एक्साइटमेंट ही थी कि मैं यूं चारों तरफ देख रही थी कि है क्या है। तो मैंने कहा सर हवा कहाँ से आ रही है। मैंने यही पूछा उनसे, क्योंकि आप मेरी जिस तरीके से बैकग्राउंड हम लोग नहीं जानते कुछ। मैं बता दूं आपको, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सुविधा अगर आपको पास ना हो तो नॉलेज नहीं आ सकती। सही है। मतलब ये बेईमानी बात है कि आप यूं कहें कि नहीं, आर्थिक आधार अगर मजबूत हो ना हो तब भी आप ज्ञानी होंगे ना।
मुझे ये लगता है कि जब तक आप आर्थिक आधार पर स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको नॉलेज कहाँ से आएगी। जब मेरे घर में टीवी नहीं था तो मैं दूसरों के घर के टीवी को जब देखती थी तो जिनकी वो जो झंडा होता है ऐसे यूं होता था हमारे यहाँ, यूं यूं वाली छतरी होती थी, छतरी जब हिल रही होती थी हम उसको कहते थे कि ये एक तरह से इसका टीवी चल रहा है, क्योंकि घर में टीवी था ही नहीं, पता कैसे चलेगा एंटीना, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बिना हिलने से ही छतरी नहीं। आप इनफैक्ट मेरे घर में मेरी भाभी टीवी लेके आए, खिड़की वाला टीवी था, 3 दिन तो हम उसको यूं बंद बंद कर करके ही देखते रहे कि ये क्या है। उसके बाद टीवी चलाया तो मेरी भाभी ने कहा कि वो शहर से थी, हालांकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शहर में भी बहुत सारी चीजें सीख लेता है आदमी, गांव देहात में बच्चे उस तरीके से नहीं सीखते। मैंने कहा ना कि मैं तो पिछड़े हुए गांव से थी, तो उसने कहा कि टीवी तब चलेगा जब केबल लगेगी। मैंने कहा अच्छा, अब इसके लिए भी कुछ और लगाना पड़ेगा तब ये चलेगा। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये टीवी बिना केबल के नहीं चलता। ले मगर इतना बड़ा टीवी, केबल भी अब केबल के भी पैसे देने पड़ेंगे इतने महंगे टीवी में, फायदा क्या है इसका। तो ये कहाँ से क्यों नहीं पता लग पा रहा था मुझे, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। सीखेंगे कहाँ से आदमी। आप मेरी आत्मकथा में पढ़ेंगे, बल्कि ये विस्तार से मेरी आत्मकथा मैं लिख चुकी हूँ। पब्लिश इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं भावुक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर थी, टूट चुकी थी, मन ही नहीं किया पब्लिश करवाने का। क्योंकि मेरी किताब पे आपने देखा होगा आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, साहित्यिक चर्चा मैंने कभी नहीं करवाई। मेरी विमोचन मेरी किताब का मेरी माँ ही करती थी। अब क्योंकि आज वो है नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता मेरी किताब की पहली कॉपी, पहला विमोचन मैं किससे करवाऊंगी, तो मैंने ये चर्चा ही नहीं करवाई। आपको पता है एक दिन मेरे चाचा दिहाड़ी से आया, मेरी बोर्ड की क्लास थी, 12th बोर्ड का मैं एग्जाम दे रही थी, और आपको पता है हरियाणा का बोर्ड बहुत स्ट्रांग था। आए भागे भागे, आते कहा मेरे को टीवी देखना है। मैंने कहा चाचा मैं पढ़ रही हूँ, मैंने कहा चाचा पढ़ रही हूँ मैं, टीवी बाद में देखें। कह रहा तू पढ़ती रहे, मैं टीवी देख लूंगा, तो पढ़ती रहे तो क्या दिक्कत है तेरे को, मैं तेरे को तो कुछ नहीं कह रहा। तो ये मतलब उनको, मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, अगर टीवी चलेगा तो टीवी की आवाज आएगी। कह रहा तो अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, नॉलेज नहीं होती हमारे पास। फिर मैं वहीं आती हूँ वापस, तो उन्होंने, मैं ऐसे ऐसे देख रही थी, मेरे बाल ऐसे करके थोड़ा आगे की तरफ आ रहे थे ऐसे। अच्छा। तो आमिर खान ने कहा मुझे कि कौशल जी ये थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने ऐसे कर लिया। करे नहीं और भी है, मैंने ऐसे किया। उन्होंने क्या करा, वो जब वो कर रहे थे अपना ऐसे मेकअप, ऐसे शीशा देख रहे थे, उन्होंने वो शीशा मेरी तरफ घुमा दिया। जैसे ही मैंने मुंह, मेरे को अजीब सा शीशा, मैं कूद के पड़ी एकदम, मतलब मेरा मुंह में इतना बड़ा दिखा। मेरे को मतलब मैं डर गई एकदम कि ये क्या दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा शीशा देखा ही नहीं था। और ये मैं बहुत ज्यादा पिछली बात नहीं कर रही, मैं अभी के 2012 की बात कर रही हूँ। ये एपिसोड 2012 में आया। हाँ, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं वही कर रही हूँ ना कि संसाधन है नहीं ना हमारे पास, नॉलेज कहाँ से है। तो मैं एकदम उछल के पड़ी, सोफे पे गिर गई होती, बल्कि मैं, उन्होंने भाग के मुझे पकड़ा, बल्कि कह रहा घबराओ नहीं, शीशा ही है। मैंने कहा ऐसा शीशा तो मैंने पहली बार जिंदगी में देखा। तो उनको भी हंसी आई, जितने जो लोग ऑडियंस जो बैठी थी और भी तमाम जो लोग बैठे थे, वो भी खूब हंसे, एकदम जैसे मैं डरी ना, एकदम खूब हंसे सारे, ठहाका मार के कि डर गई, जोकिंग टाइप सा बना है एकदम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैं करूँ ठीक, तो वो उठ के आए अपनी सीट पे। तो फिर उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे पीछे, जैसे बच्चा नहीं करता होता है, मतलब बच्चे के बाल हम ऐसे संवारते हैं, उन्होंने बिल्कुल एकदम, मतलब मैंने कहा ना छोटी बहन की तरह एक तरह से लगा। मतलब उन्होंने फिर मेरे बाल अपने हाथ से ऐसे करके ठीक किए कि अब ठीक है, अब ठीक है, मैं तुम्हें शीशा नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें डर लगता है शीशे से। तो एकदम मतलब बड़ा ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, बड़े मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद जब हम बातचीत कर रहे थे, करते रहे, वो ऐसे बैठ कर देखते रहे। तो टाइम हो चुका था, तो ये भी था कि जब हम लोग जब रिकॉर्डिंग करने से पहले एक फार्म पे हम लोगों से, मुझसे साइन करवाए थे, और ये कहा था कि देखो हमारा एक लिमिटेशन है टाइम का, एपिसोड का, उस एपिसोड के आधार पे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितना उसमें लेनी है बातचीत। तो ये उनका अधिकार था। मैंने बता ही दिया था कि हम मतलब 20 मिनट का या 10 to 50 ऐसा रखेंगे, 15 मिनट का। मैंने कहा ठीक है। तो हम बोलते रहे, वो ऐसे, आपने जो एपिसोड में नहीं देखा मैं उसकी बता रही हूँ, ऐसे सुनते रहे। सुनने के बाद चुप हो गए, और बाद में मुझे तुरंत उठते ही उन्होंने एकदम हक किया और ये कहा कि आपको पता है कितनी देर हो गई बोलते हुए। मैंने कहा सर कितना हो गया? तो 1 घंटा 20 मिनट।
मैंने कहा सर आपने मुझे टोका क्यों नहीं, आप कम से कम मुझे बता तो देते कि इतना हो चुका है। कह रहे नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें सुनना, और मुझे ये लग रहा था कि मैं तुम्हें स्टॉप ना करूं, मुझे सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहली बार ऐसा लगा कि तुम जैसे मेरी छोटी बहन अपने भाई को सारी बातें बता रही है, और भाई आराम से चुपचाप बैठा सुन रहा है। कर रहा है। हाँ। तो हम दोनों हंसे खूब। फिर उन्होंने कहा देखो 1 घंटा 20 मिनट की बातचीत को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मतलब लेके आ सकते 20-25 मिनट हम, लेकिन मैक्सिमम आपका रखेंगे, ये उन्होंने मुझे कहा। और है भी, आपने देखा होगा सत्य में जयते का जितना सबसे ज्यादा बातचीत मेरी है उसमें, आप ही की है, ये उन्होंने मुझे कहा भी था कि आपका सबसे ज्यादा रखूंगा मैं, लेकिन मेरी लिमिटेशन। दूसरी चीज ये कि लोग ज्यादातर ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं किया, ये लोगों की गलतफहमी है, एक तरह से आरोप की तरह से वो मुझसे बात करते हैं इसके ऊपर। मैं आपके दर्शकों को और तमाम मित्रों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं ये बता दूं कि हमारी विस्तार से बातचीत हुई थी, और जो एपिसोड में भी दिखाया गया है वो शायद उसको लोग नहीं देख पा रहे। मैंने बीच में ये कहा था कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन मैंने मेरे चाचा को बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में देखा है। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती मुझे लोग ये कैसे आरोप लगा देते हैं, बजाय उसको इस चीज को एक पॉजिटिव एंगल से देखने के। नहीं, आप तो इसके पहले भी तो चर्चा आप इसकी कर चुके हैं, मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपको बता रही हूँ, जानबूझ के बताना चाहती हूँ कि लोग एक तरह से आप कम से कम अगर आप किसी की प्रेज नहीं कर सकते तो कम से कम आरोप मत लगाइए, दुख होता है। क्योंकि आगे हम लोग इतना, मैं पूरा अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्ची ही सारी 7 साल की है, इसके बावजूद भी मैं काम करती होती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था तब भी मैंने लगातार काम किया। मैं उन लोगों में हूँ ही नहीं जो बिल्कुल बुढ़ापे में आके या जब रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट से तब काम करना शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएं मैंने देखी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी एक्टिविस्ट मानती हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिविज्म तब किया है जब उनका पूरा परिवार संभल चुका है। मैं उन लोगों में से, मैं ये दावा करके आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी में भी काम किया है। जब मैं जनेवा में मुझे एट्रोसिटीज ऑन दलित वुमेन इन इंडिया पर बोलने के लिए कहा गया, तो मैं बाकायदा अपने आप को फिजिकल उसमें होते हुए चैलेंज के तरह लेके गई, जबकि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी 2013 में, जब मैं गई हूँ यूएनओ में, जनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो हुआ था। तो आप ये देखिए, और आप कितना कमिटमेंट चाहते हैं, सही है। और फिर ऊपर से बहुत दुख होता है संजीव जी, मैं आपको ईमानदारी से आज बता रही हूँ, मैं आपके दर्शकों को, जब मैं बार बार इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, हालांकि मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है नहीं, ये भी है, और मैं नहीं दूंगी आज के बाद। जो सोचना है किसी को सोचते रहे, क्योंकि हम ही परीक्षा क्यों दें लड़कियों से, महिलाओं से। और एज बीइंग ए दलित वुमन विद इन दलित, जो एक जो हायरार्की बनी हुई है, उसमें आप एक जो सफाई कर्मचारी की बेटी या उस सेक्शन से आने वाली लड़की को ही आप सबूत क्यों मांगते हैं? उनसे क्यों नहीं मानते जो एनजीओ में काम करती हैं और वो अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी सिद्ध करती हैं? क्या हम नहीं जानते कि एनजीओ का काम करना और हम लोग जो एज ए सर्विस, इन सर्विस रहते हुए कितना चैलेंज करके काम करते हैं, इसमें अंतर नजर नहीं आता आप लोगों को? बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, और मैं भी सुनता रह गया बिल्कुल आमिर खान की तरह कि आपने, हाँ, सॉरी, मुझे लगता है आपका नंबर टाइम भी मैंने ले लिया। अब जो कैमरा जो हुआ है घटना, वो भी बहुत जरूरी थी, मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने ये भी जरूरी था आना। अब मैं अगली बात जो आपके साथ में मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कहानी संग्रह आपकी एक प्रकाशित हुई और वो काफी चर्चित रही, और वैसे भी आप लगातार लिख रही हैं। कमल भारती ने भी आपको नोटिस किया है कि वो आप अच्छा लिख रहे हैं। तो जोहड़ी जो आपका कहानी संग्रह है, पहले तो आप जोहड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद कहानी संग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में ये बात आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कमल भारती जी वरिष्ठतम लेखक हैं, और एक तरह से हम लोग उनको पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं, मतलब हमने सीखा है। प्रोफेसर राजेना वरिया जी, कैलाश चंद चौहान जी, संजीव खुदसा जी, आपकी किताबों को मैंने पढ़ा, सफाई कामगार समुदाय, और तमाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे आइडल रहे हैं एक तरह से लेखन में, सूरज पाल चौहान जी, और तमाम प्रोफेसर विमल थोराट जी, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जी, प्रोफेसर जो अपने नागपुर से आते हैं, वो तमाम जितने लेखक हैं, इन लेखकों को पढ़ते हुए, जी, सुशीला टाटवोरे जी, और
तमाम जो लेखक है इनको पढ़ते हुए हम लोगों को बड़ा मतलब अच्छा लगा है। मेरे रचना क्रम पे 2 मिनट में अगर मैं कहूँ तो बेसिकली कहानियाँ लिखने का तो सच कुछ ऐसा मुझे मैंने नहीं कभी तकनीक ऐसी पढ़ी। मेरी तो बैकग्राउंड संस्कृत साहित्य की है, मेरा तो विषय ही संस्कृत है, मेरी किताबें जो हैं वो संस्कृत और हिंदी में ही हैं। 6 किताबें मेरी हैं, 7वीं किताब जोहड़ी है। तो मैं बस लिख लेती हूँ जो जो घटना होती है जिस पे मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए उस पे मैं लिख लेती हूँ। तो कुछ जब मैंने कहा ना मैं उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ साझा करने वाला भी आपके पास नहीं होता। सुरेश अंकल जो थे उनका साथ 12वीं क्लास तक ही रहा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आ गई, फिर और आगे बढ़ गई तो एक तरह से कहीं ना कहीं फासला भी हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सुख दुख को साझा कर पाए, आपकी वो भड़ास जो अंदर आपके भरी हुई है, मैं इसको जी भड़ास जानबूझ के कहा, हरियाणा में भड़ास आम बातचीत में कहा जाता है, वो वाली भड़ास नहीं जो शहरों में हाँ कही जाती है, वो हाँ वाली हाँ भड़ास नहीं, मीठी वाली जो होती मीठी है। वाली तो जो दुख दर्द थे वो लेखन में ही एक तरह से उतरते थे, लेकिन मैंने उसको कभी संजो के उस तरीके से नहीं रखा कि ये काम भी कभी आएंगे। हाल हम्म, फिलहाल के दिनों में मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि लिखा जाना चाहिए। मैंने लिखा। मैं संजय जी अगर आप मुझे कहें कि आप अपने उसके लिए एक कहानी चाहिए आप लिख दीजिए, मैं नहीं लिख सकती। मैं लिखूंगी तभी जब मेरा मूड बनेगा। मैं सही ऐसा है। लेखक लेखक हूँ नहीं, मैं कोशिश भी हम्म, करती हूँ, होता नहीं है। हम्म, तो फिर मैं ये मान के चलती हूँ कि जो चीज़ नहीं होती उसको मैं जबरदस्ती फिर अपने ऊपर थोपती भी नहीं। मैं हम्म, कविताएं भी लिखती हूँ, ये आपने देखा भी होगा। कविता हम्म, संग्रह आना चाहिए था मेरा, ढेर सारी कविताएं लिखी हुई हैं, वो मैं ढूंढ के एक जगह पे समेट भी नहीं। जल्द ही कविता संग्रह आपके सामने होगा। बहुत तो कहानियों का शुभकामनाएं। तो एक तरह से मेरा जो जो समाज में जो घट रहा है उनको मैंने हाँ हाँ शब्दों में पिरोया है। और जब हम्म, ये कहानियां बहुत सारी होगी, हमारे एक प्रोफेसर है मेरे कोलीग, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, मेरे कोलीग हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। एक दिन हम्म, मैंने एक कहानी लिखी थी, मैंने वो कहानी उनको ऐसे ही, उन्होंने मुझे एक दिन बैठे हुए ऐसे मजाक किया कि कौशल जी आप हम्म, लिखते हैं और हम तो आपको सुनते रहते हैं, आपने कभी हमें पढ़ने लायक नहीं समझा कि आप मुझे हम्म, पढ़ा दें। मैंने कहा भी उनको, मगर सर क्या बात कर रहे हैं, आप तो हमेशा टीवी के आगे बैठे रहते हैं और तमाम आपका इतना एक्सपोजर है, मेरी कहानी तो आप क्या हम्म, पढ़ाएंगे। उनका नहीं, आप किसी दिन दिखाइए तो सही। मैंने एक दिन उनको कहानी फॉरवर्ड कर दी, तो उन्होंने वो कहानी पढ़ी, तो उन्होंने हम्म, मुझे एकदम कहा कि आपको ये कहानी संग्रह लेके आना चाहिए। अच्छा तो बेसिकली देखिए वो ठीक है, हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं और हम लोग उन्हीं के साथ हमारा टकराव भी रहता है, लेकिन बिल्कुल उसको भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो हमारे कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जी प्रोफेसर सिन्हा जी ने मुझे कहा कि आप ये मुझे दीजिए सारे जितनी हम्म, कहानी है, मैं हम्म, देखता हूँ इनको। तो मैंने फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी, मुझे नहीं पता किसको फॉरवर्ड की। फिर कुल हम्म, मिला के ये बना कि एनबीटी से मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा आप अपना कविता कहानी संग्रह हमें भेजिए। तो ये हम्म, एक तरह से इसकी बैग, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी एनबीटी के उस वक्त चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा हम्म, कि हम वर्ल्ड बुक फेयर में लेके आ रहे हैं आपकी कहानियों को, आपकी बहुत कहानियां बढ़िया मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी। तो हम्म, एक तरह से मतलब काम तो चल ही रहा था। संजीव चंदन जी भी मेरा कहानी संग्रह देख रहे थे, फारूक साहब जी भी हम्म, देख रहे थे, और भी बहुत सारे लोग देख ही रहे थे। हाँ हाँ लेकिन हाँ जैसे ही मैंने पवन सिन्हा जी को दी तो वो एक तरह से एनबीटी की तरफ से मेरे पास आया ऑफर, तो हम्म, मुझे लगा कि मुझे इनकी बात का सम्मान भी करना पड़ेगा, अच्छा लगता है मुझे कि जो हम्म, आदमी इतना रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मैंने फिर कहानी संग्रह ऐसे करके दिया, तो वो हम्म, एक अलग प्रक्रिया रही। वो कहानी संग्रह आप लोगों के सामने है। जी जोड़ी पे सिर्फ एक सेकंड में ये कहना चाहूंगी कि हाँ बेसिकली हमारे यहाँ जोड़ होता है ना, तालाब जिसको आप कहेंगे हाँ हाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, हमारे हम्म, यहाँ एक जोहड़ी हुआ करती थी, जहाँ हम महिलाएं बारादरिया में जाते थे। बारादरी का मतलब होता है अपने सुबह नित्य क्रम निपटाने के लिए, हाँ हाँ शौचालय हाँ हुआ नहीं करते थे, तो उस हम्म, जोहड़ी में हम लोग जाया करते थे। तो एक हम्म, तरह से एक तो पूरा जौहर था बहुत बड़ा, एक अपने आप ऑटोमेटिकली प्राकृतिक टाइप से रूप से, प्रकृति नहीं एक तरह से चारों तरफ मतलब एक तरह से वो छोटी जोहड़ी थी वो, जिसमें हम्म, हाथ धोने का काम हम लोग वहां करते थे। तो वो जोहड़ी हम्म, का बहुत एक बड़ा मेरे दिमाग में है, क्योंकि हम लोग कैसी जिंदगी जी के आए हैं कि हम्म, सरेआम हम ओपनली फ्रेश हुआ करते थे, उस जोहड़ी में काम करते थे, जब छोटे हम्म, थे तो जोहड़ी पे खेला करते थे। तो ये जोहड़ी वहीं से है।
अच्छा, वहीं से। जी चलिए, और आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और जी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो समाज के दर्शक हैं, जो दलित समाज के दर्शक हैं, सफाई कामगार समाज के दर्शक हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि पढ़ना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, वो आपके तरफ आशा भरी निगाहों से देखती हैं। आप जैसे आइकॉन हैं, एक प्रेरणा के आप स्रोत भी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप जाते जाते कोई मैसेज दें, ताकि उनके काम आए और वो अपने जीवन में वैसे ही तरक्की कर सकें। संजय कुच्चा जी, संदेश तो नहीं, मेरी बस रिक्वेस्ट है मेरे समाज की महिलाओं के लिए, तमाम दर्शकों के लिए, लड़कियों के लिए, कि शिक्षा के बिना आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तब तक सारी की सारी चीजें बेबुनियाद हैं। मूलभूत परिवर्तन जो होगा वो शिक्षा से ही होगा। जब जैसे ही आपके पास शिक्षा आएगी, आपके पास चेतना आएगी, आपके पास लड़ने की ताकत आएगी, आपको संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होगी, आपको अपनी तरक्की होगी, तो समाज की तरक्की करने का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी समझ में आएगा। शिक्षा सबसे बड़ा एक आज भी हथियार है। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों को उधार लूं तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो इसलिए मेरी तमाम लड़कियों से यह निवेदन है कि सारी चीजों को छोड़ के, अगर आपके घर में संसाधन नहीं है तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटे से छोटे संसाधन के आधार पे भी, उसके बलबूते पर भी आप हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। यह मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये बहानेबाजी भी होती है कि आपके पास संसाधन नहीं है। और तमाम जितनी भी चीजें हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो समाज के जो लोग हैं जो मदद करते हैं, जो आपकी जो चेतना है जो आपको जगाती है, वो तब तक आपको नहीं किसी काम की, जब तक आप खुद आगे बढ़ के उन चीजों को लेने की आग पैदा ना करें। जब तक आपके अंदर की आग बाहर निकलने का काम नहीं करेगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अंदर से आग लगाने